गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस किया था। आज हम लोग उसका फेजर डायग्राम एनालिसिस करेंगे। तो आज का डिस्कशन है फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। फेजर डायग्राम। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में देखा था कि हमने एयर गैप को रिड्यूस कराने के लिए सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में कन्वर्ट किया है आइदर, और प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हम उसको मल्टीप्लाइड या डिवीजन कर देंगे। जैसे कि अगर ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड देखें तो आपको याद होगा वो कुछ इस प्रकार से बनता है। This is my transformer equivalent circuit refer to primary side. Refer to primary side. तो प्राइमरी साइड में हमने क्या किया था कि जो सेकेंडरी साइड के टर्म्स थे लाइक R2 डैश R2 X1 V2, ये इन सबको हमने डैश, तरीका यही होता है बेटा कि उसको डैश में आप कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ये मेरा R2 डैश हो जाएगा, दिस इज माई JX2 डैश, JX2 डैश, ये यहाँ का वोल्टेज, लोड का वोल्टेज मेरा V2 डैश हो जाएगा, और दिस करंट इज सेकेंडरी साइड करंट इज I2 डैश। प्राइमरी साइड के टर्म्स आपके वही रहेंगे, दैट इज R1 JX1, और ये कौन सी करंट है, एडी करंट लॉस या कोर लॉस करंट। दिस इज माई कोर के रेजिस्टेंस, दिस इज माई JXM, दिस करंट इज माई मैग्नेटाइजिंग करंट, और ये इसको आप बोलेंगे कोर में जाने वाली करंट या नो लोड करंट। तो इसमें आपको पैरामीटर्स क्या मिले थे बेटा कि जैसे R2 डैश को आपने किससे रिप्लेस कर दिया था, देखिएगा R2 डैश इज इक्वल टू R2 अपन के स्क्वायर। सिमिलरली X2 डैश को आपने लिखा था X2 अपन के स्क्वायर। V2 डैश को क्या लिखा था आपने, V2 डैश इज इक्वल टू V2 अपॉन के। सिमिलरली जो इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड था दैट इज E2 डैश को आपने रिप्लेस किया था E2 बाई के से। सिमिलरली आपने I2 डैश को क्या लिखा था, देखिएगा I2 डैश इज इक्वल टू K ऑफ I2, वेयर K इज माई transformation ratio, not turn ratio, transformation ratio, and it is given by N2 upon N1, N2 upon N1। अगर इसी तरह अगर मैं ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को सेकेंडरी साइड से रिप्लेस करा दूंगा, यू नो वेरी वेल क्या हो जाएगा, तब ये टर्म्स मेरे डैश बन जाएंगे और ये टर्म्स मेरे क्या हो जाएंगे बेटा, डैश इसका हट जाएगा। इस तरह से मैं ट्रांसफार्मर को आइदर प्राइमरी साइड से कन्वर्ट कर सकता हूं और सेकेंडरी साइड से रिड्यूस कर सकता हूं। तो इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है बेटा। आज इसी को हम फेजर एनालिसिस से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, उसको आप लोग देखिएगा, है ना। तो फेजर डायग्राम के लिए अगर हम सबसे पहले नो लोड कंडीशन की बात करें, फेजर डायग्राम एट नो लोड, फेजर डायग्राम एट नो लोड। तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप कंसीडर करिए तो एट नो लोड कंडीशन में हमारे पास कोई लोड नहीं होगा, केवल मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस कंपोनेंट ही बचेंगे, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो करेगी। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो एट नो लोड कंडीशन जो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो जस्ट लाइक दिस होगा बेटा, है ना। देखिएगा यहां पे नो लोड वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोई लोड नहीं है। दिस इज माई सप्लाई वोल्टेज V1, दिस इज माई R1, दिस इज JX1, ये मेरा RI हो जाएगा, और दिस इज माई JXM। दिस करंट इज IE
एंड दिस करंट इज मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा बेटा? नो लोड करंट, दैट इज आई नॉट। तो अगर मैं नो लोड कंडीशन की बात करूं तो दिस इज माय ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट। हमारा जो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो इस सर्किट से रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर मैं इसका फेजर डायग्राम खींचना चाहूं तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? रेफरेंस, हम देखिए जब भी फेजर डायग्राम हम खींचते हैं तो सबसे पहले हमको रेफरेंस पता होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर का रेफरेंस हम किसको एज्यूम कर सकते हैं? आपको पता है कि ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो कोर में जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है दैट उसको मैं मैक्सिमम फ्लक्स बोल रहा हूं, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये किसके बराबर होता है? ये V1/F रेशियो के बराबर होता है। यानी V/F का जो रेशियो होना चाहिए किसी ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या हम φm को रेफरेंस मान सकते हैं? मान सकते हैं। तो φm को अगर हम रेफरेंस माने, φm को अगर हम रेफरेंस मान ले तो दिस इज माई φm, दिस इज माई φm। और आप एक बात देखो बेटा कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है किसी ट्रांसफार्मर के लिए दैट इज 4.44 F φm इंटू N1। यहां पे मैंने स्टैकिंग फैक्टर को रिड्यूस कर दिया है। स्टैकिंग फैक्टर का टर्म्स और जुड़ जाता है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे जब कंस्ट्रक्शन फीचर्स पढ़ेंगे। तो जनरली अगर आपको ध्यान हो तो किसी ट्रांसफार्मर का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है दैट इज 4.44 F φm इंटू N1। मैंने डिराइव करवाया था, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो √2 पाई F φm इंटू N1, F φm इंटू N1। और देखिए उसमें एक साइन ओमेगा t माइनस 90 का टर्म्स आया था। साइन, अगर आपको याद हो तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो रेफरेंस फेजर से क्या होगा? 90 डिग्री लैग करेगा। अगर मैं φm को सपोज फाई इज इक्वल टू, फाई को हमने क्या माना था बेटा? φm साइन ओमेगा टी। और इसको अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो 90 डिग्री लैग करेगा, वो 90 डिग्री लैग करेगा। तो अगर मैं फेजर डायग्राम को कंसीडर करूं तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा, वो 90 डिग्री लैग करेगा। दिस एंगल इज माई 90 डिग्री। सिमिलरली जब हमने ट्रांसफार्मर को करंट दिया, ट्रांसफार्मर का कोर एक्साइट हुआ, मैग्नेटाइज करंट के कारण उसमें फ्लक्स क्रिएट हुआ, फ्लक्स मेरा कोर में बहने लगेगा। तो फ्लक्स अगर कोर में बहने लगेगा तो प्राइमरी लिंक पे मेरा E1 वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। E1 वोल्टेज के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा, देयर इज चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके कारण क्या होगा? ड्यू टू फैराडेज लॉ सेकेंडरी लिंब पर भी मेरा एक इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा जो कि इसके सेम फेज में होगा, तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज इन सेकेंडरी साइड है वो इस E1 के सेम फेज में होगा, नाउ अगर आपको ध्यान हो तो ट्रांसफार्मर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने किया था वो कुछ इस तरह से था। दिस इज माई प्राइमरी साइड, यहां मैंने AC सप्लाई दिया था, ये I1 करंट गया, I1 करंट जाने के बाद इसमें फ्लक्स क्रिएट हुआ बेटा एट नो लोड कंडीशन। दिस फ्लक्स इज φm। ये मेरा अगर सप्लाई वोल्टेज है तो इस सप्लाई वोल्टेज से ड्यू टू दिस करंट इस प्राइमरी लिंब पर एक इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ, और बाय लेंजेस लॉ दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑलवेज अपोजेस द कॉज, दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज विल ऑलवेज अपोजेस द कॉज। और यहां कॉज क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी साइड, है ना। तो उसके कारण ये E1 हमेशा इस सप्लाई वोल्टेज का अपोज करेगा। तो ड्यू टू दिस फेनोमेना V1 इज इक्वल टू माइनस E1,
सप्लाई वोल्टेज किसके बराबर होगा, -E1। अगर मैं मान लेता हूं कि प्राइमरी साइड के वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो है, दैट इज R1 is approximately 0 and XL1 is approximately is equal to 0, तो V1 is equal to -E1 होगा, V1 is equal to -E1 होगा ड्यू टू लेंज लॉ। एक्चुअली इन दैट केस आप देखिएगा तो फेजर डायग्राम में जो सप्लाई वोल्टेज होगा दैट इज माई V1, इट इज इक्वल टू -E1, इट इज इक्वल टू -E1। और आप देखिए कि आप जानते हैं कि V1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू -N1 d phi m अपॉन dt। और एक रिलेशन आपको मिल रहा है कि दैट इज V1 इज इक्वल टू -E1, V1 इज इक्वल टू -E1। तो देखिएगा यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक डिफरेंशिएटिंग टर्म है, तो डिफरेंशिएटिंग टर्म में आपने फेजर डायग्राम में क्या एनालिसिस किया, देखिएगा डिफरेंशिएटिंग टर्म में अगर V1 है तो V1 इज जस्ट इक्विवेलेंट टू -N d phi m by dt। तो जब भी कभी कोई किसी टर्म्स में डिफरेंशिएशन का टर्म आएगा तो वो 90 डिग्री लैग कर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएशन से 90 डिग्री लीड करेगा, सप्लाई वोल्टेज मेरा क्या करेगा, मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएशन से 90 डिग्री लीड करेगा। और यदि देखिएगा, और यदि मैं कहता हूं कि V1 इज इक्वल टू -E1, तो इन दैट केस आपने फेजर रिलेशनशिप से देखा कि V1 एंड E1 विल बी 180 डिग्री फेज डिफरेंस है ना। तो आप यहां देखिए कि V1 E1 के जस्ट अपोजिट फेज डिफरेंस में है और phi m और V1 के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है बेटा, दैट इज 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब जरा आप इक्विवेलेंट सर्किट को कंसीडर, ये चीज समझ में आई कि नहीं। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशनशिप है दैट इज V1 इज इक्वल टू -E1, तो यहां पे उनके बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, दैट इज अपोजिट फेज डिफरेंस 180 डिग्री। और अगर इसमें कोई डिफरेंशिएशन टर्म हो जाए दैट इज -N1 d phi m अपॉन dt, तो इसमें कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होगा बेटा, दैट इज माई 90 डिग्री फेज डिफरेंस। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर स्टडी स्टेट एनालिसिस में एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसको कहूं तो d बाई dt को आप किससे रिप्लेस कर देते हो बेटा, d बाई dt को आप s से रिप्लेस कर देते हो, जहां s इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है दैट इज j ओमेगा। और किसी क्वांटिटी को अगर आप j ओमेगा टाइम से रिप्लेस कर दे तो वो क्वांटिटी 90 डिग्री आपकी लीड कर जाएगी, वो क्वांटिटी आपकी 90 डिग्री लीड कर जाएगी। तो नो लोड कंडीशन में, ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन में आप देखिए कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएशन कोर में जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उससे 90 डिग्री लीड करेगा, और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो V1 से 180 डिग्री फेज डिफरेंस में रहेगा, यानी अपोजिट रहेगा। और phi m जो फ्लक्स क्रिएशन है उससे 90 डिग्री लीड करेगा, बिकॉज E1 इज इक्वल टू -N d phi by dt। तो इसका मतलब j ओमेगा टर्म्स जो मेरा E1 है वो phi m से j ओमेगा टर्म्स लीड कर जाएगा, है ना। तो इतनी बात हो गई नो लोड कंडीशन में, इतनी बात हो गई कि V1 phi m और E1 E2 के बीच में हमारा रिलेशन हो गया, है ना। V1 E1 और phi m के बीच में हमारा रिलेशन हो गया। अब अगर आप वाइंडिंग करंट्स की बात करें तो एट नो लोड कंडीशन हमारे पास करंट केवल I0 है, जिसका फेजर सम IE और IM के बराबर है। मींस मैं क्या कह रहा हूं कि I0 इज इक्वल टू IE प्लस IM, I0 इज इक्वल टू
ऐसी क्वांटिटी है ना, तो इसका फेजर सम होगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एम. व्हाट इज आई ई? आई ई इज द करेंट विच रिप्रेजेंट द कोर लॉस कंपोनेंट और आई एम इज द मैग्नेटाइजिंग करेंट जो कोर को एक्साइट करने के लिए दिया जाता है. इट इज जस्ट अबाउट द 4 to 5% और 2 to 6% ऑफ फुल लोड करेंट और रेटेड करेंट. आई एम कितना होता है मेरा? 4 to 5% ऑफ फुल लोड करेंट और रेटेड करेंट, है ना. उसी को मैं पर यूनिट वैल्यू भी बोलूंगा. फुल लोड करेंट मींस 1 पर यूनिट. आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आई नॉट इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एम. तो यहां पे देखिएगा आई ई का फेजर कहां होगा? आई ई आप जानते हो कि आई ई इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन आर आई. यू नो वेरी वेल. आई ई मेरा क्या होता है? वो वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा और आर आई मेरा एक कांस्टेंट है जिसको मैं कोर के रेजिस्टेंस बोलूंगा. आर आई मेरा क्या है? कांस्टेंट है. तो आई ई इस V1 के सेम फेज में होगा कि नहीं होगा? जो आई ई कोर में जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज कॉल्ड एडी करंट लॉस. लॉसेस ड्यू टू एडी करंट. तो वो ये वही एडी करंट तो है, वही एडी करंट का ही तो कंपोनेंट है विच इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग करंट. एडी करंट इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग करंट. और ये किसके फेज में होगा? ये सप्लाई वोल्टेज के सेम फेज में होगा, है ना. तो अगर मैं इसको मान लूं कि दिस इज माई आई ई, दिस इज माई आई ई और आई एम कहां होगा बेटा? अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट को कंसीडर कीजिए तो आई एम इसका रिएक्टिव कंपोनेंट है. रिएक्टिव कंपोनेंट करंट है जो कहां होगा? फाई एम के सेम फेज में होगा. फाई एम के सेम फेज में होगा. तो दिस इज माई आई एम, दिस इज माई आई एम. तो आई ई एंड आई एम का फेजर सम कितना है बेटा? आई ई प्लस आई एम का जो फेजर सम है दैट इज माई आई नॉट, दैट इज माई आई नॉट. और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? यही तो मेरा पावर फैक्टर एंगल होगा. वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड माई फाई नॉट. दिस इज द एंगल बिटवीन V1 एंड नो लोड करंट आई नॉट. तो दिस एंगल इज माई फाई नॉट. तो आप यहां देखिए कि एट नो लोड कंडीशन में जो नो लोड करंट है वो सप्लाई वोल्टेज से फाई नॉट एंगल लैग करेगी और फाई एम से अल्फा डिग्री लीड करेगी. और इस अल्फा को मैं क्या बोलूंगा बेटा? अल्फा इज इक्वल टू माई एक्साइटेशन एंगल. अल्फा इज माई एक्साइटेशन एंगल. Alpha is my excitation angle. So this is the phasor diagram representation of transformer at no load condition. This is the phasor diagram of transformer at no load condition. यानी हमने क्या देखा? देखिए at no load condition में मेरा रेफरेंस फेजर है. This is my reference phasor. This is my E1. इसी के सेम फेज में मेरा E2 होगा. और V1 कहां होगा? V1 जो है E1 के अपोजिट फेज में होगा. दैट इज माई सप्लाई वोल्टेज. V1 इज इक्वल टू माइनस E1. V1 इज इक्वल टू माइनस E1. और दिस इज माई आई ई एंड दिस इज माई आई एम. तो आप देखिएगा इसका जो फेजर सम होगा दैट फेजर सम इज माई आई नॉट एंड दिस इज माई पावर फैक्टर एंगल फाई नॉट. And this angle is my excitation angle. This angle is my excitation angle. तो ये मेरा नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है. नो लोड कंडीशन में बेटा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एंगल. तो ये जो पावर फैक्टर एंगल का जो वैल्यू आता है दैट फाई नॉट is equal to 70 to 75 degree, 70 to 75 degree, and in this case I naught is greater than, I naught की जो वैल्यू ज्यादा होती है और
पावर फैक्टर की जो वैल्यू आती है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.2. इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.2. This is very important term. At no load condition, transformer has a poor power factor angle. At no load condition, transformer has a poor power factor angle. इसको हम इस फेजर डायग्राम से समझ सकते हैं. अगर आप इस फेजर डायग्राम को समझे तो देखिए एट नो लोड कंडीशन जो आई नॉट है, या मैं कहूं कि मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट इज इक्वल टू V1 अपॉन JXM. V1 अपॉन JXM समझेगा. यहां पे जो मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण ही तो ये पावर फैक्टर एंगल होगा. लोड पे तो कुछ नहीं है. तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट को कंसीडर करें तो एट नो लोड कंडीशन जो मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट है, बिकॉज IM is much greater than IE. IM is much greater than IE. तो मैं मान सकता हूं कि IM is equal to V1 upon JXM. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि V1 upon JXM क्या होगा? इंडक्टिव कंपोनेंट ओमेगा LM. ओमेगा LM. तो हमारे पास रिलेशन क्या आया देखिएगा जरा कि IM is much greater than IE. Actually IM is 3 to 4 times of IE. यानी जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कोर लॉस करंट से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है. तो IE को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया. तो मुझे मिला क्या? IM इज इक्वल टू V1 अपॉन JXM दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन J ओमेगा LM. और आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर के कोर एक्साइटेशन के लिए V/F का मान यानी V1/F is equal to phi m, that must be constant. तो आप देखिए कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को घटाऊंगा और सप्लाई वोल्टेज को अगर मैं कांस्टेंट रखूं, और फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दूं तो क्या होगा? फ्लक्स मेरा बढ़ेगा कि घटेगा? फ्लक्स मेरा बढ़ेगा. तो फ्लक्स के बढ़ने से मैग्नेटाइजिंग करंट भी मेरी बढ़ जाएगी. तो जो मेरा रिड्यूस फेजर डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा. देखिएगा, दिस इज माई फ्लक्स phi m एंड दिस इज माई सप्लाई वोल्टेज V1. दिस इज माई सप्लाई वोल्टेज V1. और हमारे बीच में जो इसका मैग्नेटाइजिंग और कोर का जो रिलेशनशिप आया है वो नो लोड करंट को दर्शाता है. दैट इज I नॉट एट दिस एंगल phi नॉट, एट दिस एंगल माई phi नॉट. लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि phi m इज इक्वल टू V1/F इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो अगर आप यहां देखिए कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को घटाता हूं तो phi m कंपोनेंट बढ़ेगा. मींस मेरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी बढ़ जाएगा. यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगी. अब मैग्नेटाइजिंग करंट का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? दिस एंगल आ जाएगा, है ना. इसको मैं phi 1 मान लेता हूं. तो क्या कह रहा हूं मैं कि इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, इससे क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजिंग करंट आपका इंक्रीज कर जाएगा. विच इंप्लाइज कि जो phi 1 है, जो नेक्स्ट एंगल है, जो मेरा अगला एंगल बनेगा, दैट विल बी ग्रेटर देन phi नॉट. तो ये फेनोमेना नहीं होना चाहिए. अगर आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कराइए तो सप्लाई वोल्टेज को भी रिड्यूस कराइए, जिससे कि phi m की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आए. तो क्या देखा हमने बेटा? phi 1 की वैल्यू जो V और I नॉट के बीच का जो एंगल है दैट विल बी इंक्रीजेस. तो अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो देयरफॉर जो मेरा पावर फैक्टर होगा, जो नेक्स्ट पावर फैक्टर होगा cos phi 1, that will be decreases.
डिक्रीजेस, है ना। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2। एट नो लोड कंडीशन जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 या उससे लेस ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोर लॉस मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू मेरी बढ़ रही है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एट नो लोड कंडीशन में फ्रीक्वेंसी के घटाने से लोड करंट मेरी बढ़ेगी, एंगल मेरा V और I के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मेरा बढ़ेगा। नेक्स्ट थिंग क्या होगा? पावर फैक्टर मेरा घट जाएगा, पावर फैक्टर मेरा घट जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो एट नो लोड कंडीशन में हमने देखा कि किसी ट्रांसफार्मर का जो फेजर डायग्राम है वो इस तरह से बन रहा है। बार बार बनाइए तब समझ में आता है ये। E1 E2 है ना, दिस इज माई IE, दिस इज माई IM, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा बेटा? I0। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा मेरा? I0। दिस इज माई नो लोड पावर फैक्टर एंगल, और एट नो लोड कंडीशन इस पावर फैक्टर की वैल्यू 0.2 या उससे कम होगी, हमने अभी देखा है ना। और एक चीज देखिएगा बेटा कि जो कोर लॉस कंपोनेंट है, जो I0 करंट है, वो IM के सेम फेज में ना होकर इससे थोड़ा ऊपर है। दिस इज ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ IM is much greater than IE. This is due to the phenomena of IM is much greater than IE। और कितना होता है बेटा? जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो कोर के एडी करंट की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है कोर में, उससे 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। सो वी कैन रिड्यूस दिस कंपोनेंट ऑफ करंट IE। और क्योंकि कोर को एक्साइटेशन कराने के लिए हमको केवल जरूरत किसकी है? मैग्नेटाइजिंग करंट की। इस करंट को तो हमें मिनिमाइज करना है, कम से कम रखना है, और ये जितना कम से कम रहेगा हमारे ट्रांसफार्मर के लिए, उसकी एफिशिएंसी के लिए उतना अच्छा रहेगा। इट हैज गुड वोल्टेज रेगुलेशन, इट हैज वोल्टेज रेगुलेशन कहने का मतलब कम से कम रहेगा, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा से ज्यादा रहेगी, और लॉसेस उसमें क्या होंगे? कम से कम रहेंगे। कोर लॉसेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे? जब इस कंपोनेंट को मैं कम करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है इसको मिनिमाइज कराने का तरीका क्या होता है, IE की वैल्यू को मिनिमाइज कराने का तरीका क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे मिनिमाइज करेंगे, एडी करंट लॉस को कैसे मिनिमाइज करेंगे, है ना। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो फाइएम के सेम फेज में ना होकर, फाइएम के सेम फेज में ना होकर इससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। एक्चुअली आइडियली इसको कितना होना चाहिए बेटा? आइडियली इसको 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे होना चाहिए, लेकिन जो φ0 की जो वैल्यू आती है, φ0 की जो वैल्यू होती है, इट इज जस्ट 70 डिग्री टू 75 डिग्री। तो नो लोड कंडीशन में जो हमने ये फेजर खींचा है बेटा, इसकी सहायता से हमको लोडेड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम खींचने में सुविधा रहेगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। फेजर डायग्राम एट लोडेड कंडीशन। फेजर डायग्राम एट लोडेड कंडीशन। फेजर डायग्राम एट लोडेड कंडीशन। तो देखिएगा जरा एक बार मैं आपको फिर से इक्विवेलेंट सर्किट में ले जाना चाहूंगा। इक्विवेलेंट सर्किट में आपने क्या देखा था कि दिस इज माय प्राइमरी साइड, सपोज सेकेंडरी साइड को हम प्राइमरी साइड में लाए हैं। इक्विवेलेंट सर्किट हम फ्रॉम प्राइमरी साइड से देख रहे हैं। तो दिस इज माय R1 JX1, देखिएगा यहाँ पे, दिस इज माय कोर लॉस, कोर के कंपोनेंट है, दैट इज RI JXM IE IM I0, और यहां सेकेंडरी साइड को रिफर टू प्राइमरी हम लाएंगे तो ये करंट मेरी क्या बन जाएगी बेटा? I2 डैश। खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसमें प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। दिस इज माई R2 डैश JX2 डैश
ये मेरा लोड है, ये मेरा लोड है, ये वोल्टेज कितना होगा बेटा, V2 डैश, V2 डैश, एंड दिस इज माई सप्लाई वोल्टेज V1, और ये वोल्टेज कितना होगा बेटा, इस साइड का जो वोल्टेज है, हाउ मच दिस वोल्टेज, इसको मैं कैसे रिड्यूस कराऊंगा, देखिएगा, इट इज गिवन बाई E2 डैश इज इक्वल टू E2 बाई K, दैट इज इक्वल टू E1 एंड दैट इज इक्वल टू V1, जहां V1 और E1 के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, वो हमने अभी नो लोड कंडीशन में उसको डिस्कस किया था, है ना। तो अगर इसका मैं फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं, दिस इज माई R1 एंड दिस इज माई JX1, तो दिस इज द ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन, दिस इज द ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन। तो इसका फेजर डायग्राम, जाहिर सी बात है कि नो लोड कंडीशन को मैं इक्विवेलेंट सर्किट मानते हुए उसको एक्सटेंड कर दूंगा, यानी कि इसमें भी मुझे रिफरेंस क्या मानना पड़ेगा बेटा, रिफरेंस अभी भी मुझे मैक्सिमम फ्लक्स को ही मानना पड़ेगा। जैसे सीरीज सर्किट में हम करंट को रिफरेंस मानते हैं, पैरेलल सर्किट में हम वोल्टेज को रिफरेंस मानेंगे, उसी तरह ट्रांसफार्मर में हम रिफरेंस किसको मान के चलेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएशन को। तो देखिएगा, दिस इज माई phi m इज द रिफरेंस एट लोडेड कंडीशन, दिस इज माई phi m, है ना। phi m के बाद E1 इससे कितना होगा बेटा, आप समझ गए हो, 90 डिग्री फेज डिफरेंस लैग करेगा, दिस इज E1, और इसी के सेम फेज में मेरा क्या होगा बेटा, E2 होगा, इसी के सेम फेज में मेरा क्या होगा, E2 होगा। नाउ सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है, दैट इज माई लोड वोल्टेज, दैट इज माई लोड वोल्टेज, है ना। और यहां पे बेटा दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो लोड का नेचर आपका लैगिंग है, या तो लोड का नेचर आपका लीडिंग है। तो सबसे पहले हम लोग लैगिंग लोड के लिए देखते हैं, लैगिंग लोड, क्योंकि मैक्सिमम लोड आपके कैसे होंगे, लैगिंग इन नेचर होंगे। मैक्सिमम डिवाइस, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस कौन सी हुई आपकी, इंडक्शन मोटर हुई। 80% एफर्ट विल बी इंडक्शन मोटर, और दैट इज इन लैगिंग इन नेचर। तो मैक्सिमम लोड आपका क्या होगा, लैगिंग इन नेचर होगा। तो ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम लैगिंग लोड को कंसीडर करते हैं। तो लैगिंग लोड में हमको क्या मिला बेटा, लैगिंग लोड में क्या गया हमारा, देखिएगा, दिस इज माई रिफरेंस फेजर phi m फॉर लैगिंग लोड, फॉर लैगिंग लोड। आप देखिएगा यहां पे E1 कहां जाएगा मेरा, E1 जो है phi m से 90 डिग्री लैग करेगा, दिस इज माई E1 एंड दिस इज माई E2, दिस इज माई E2। सपोज दिस इज माई वोल्टेज V2, लोड साइड का वोल्टेज, दिस इज माई V2, और फॉर लैगिंग लोड जो लोड का करंट होगा, दैट इज माई I2, वो V2 से सपोज phi 2 डिग्री लैग कर रहा है, दिस एंगल इज माई phi 2, हियर व्हाट इज phi 2, phi 2 is the angle between V2 and I2. Phi 2 is the angle between V2 and I2. Load side का power factor angle. This current is my I2. This current is my I2. तो जरा आप देखिएगा, आपने ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में सेकेंडरी साइड में एक रिलेशन निकाला था कि E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2, सेकेंडरी साइड के लिए ना, सेकेंडरी साइड में ये आपके पास रिलेशन था। तो जरा आप फेजर डायग्राम से देखिएगा, फेजर डायग्राम में ये जो E1 है या E2 है, वो इसका फेजर सम होना चाहिए। तो V2 और I2 R2 कहां होगा बेटा, I2 R2 कहां होगा, I2 R2 इसके सेम फेज में होगा। I2 R2 किसके फेज में होगा, इस करंट I2 करंट के सेम फेज में होगा। तो दिस इज माई, सपोज
दिस करंट इज माई I2R2, I2R2 और I2X2 कहां होगा? I2X2 भी इसके सेम फेज में होगा, लेकिन JI2X2 कहां होगा? इससे 90 डिग्री लीड कर जाएगा, इससे 90 डिग्री लीड कर जाएगा। तो दिस इज माई JI2X2, दिस इज माई JI2X2। तो आप देखेगा V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2 that is my equal to E2, that is equal to my induced voltage in secondary side, induced voltage in secondary side। अब यहां पे आप एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि V1 कहां होगा। अगर मैं प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस और उसके लीकेज रिएक्टेंस को निग्लेक्ट ना करूं तो जो V1 की वैल्यू होगी और जो E1 साइड की वोल्टेज होगी, आप इक्विवेलेंट सर्किट को डिस्कस कीजिए, अब उसकी वैल्यू कुछ कम मिलनी चाहिए। सपोज वो V1 डैश मिलता है तो V1 डैश E1 के अपोजिट फेज में होगा, V1 डैश E1 के अपोजिट फेज में होगा। तो फॉर आवर सिंप्लिसिटी इसको मैं V1 डैश मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू कितनी है? माइनस E1 के है, जिसकी वैल्यू कितनी है? माइनस E1 के है। तो दिस इज माई V1 डैश। ओके, अभी देखिएगा ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में जो सेकेंडरी साइड करंट है, अगर आप उसको रिफर टू प्राइमरी साइड देखते हैं तो ये I2 और प्राइमरी साइड करंट के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा बेटा? जो रिफर टू प्राइमरी साइड में कितनी करंट बढ़ रही है? प्राइमरी साइड में आपकी करंट बह रही है I2 डैश प्लस I0, I2 डैश प्लस I0। अब I2 डैश कैसे मिला? सेकेंडरी साइड करंट को आपने रिवर्स कराया, मर्ज किया आपने प्राइमरी साइड में। अभी तक वो करंट कहां जा रही थी? लोड पे जा रही थी। अभी भी वो करंट कहां जा, अब उसका इक्विवेलेंट सर्किट कहां आ गया? सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी साइड आ गया है। तो इस I2 करंट में और प्राइमरी साइड, रिफर टू प्राइमरी साइड करंट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या इस करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैं एक करंट खींचूं जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? I2 डैश। I2 डैश की वैल्यू कितनी है? के I2, और यही किसके को फेजर में आ जाएगा? दैट इज माई I1, दैट इज माई I1। तो इस करंट के, इस लोड करंट के जस्ट अपोजिट साइड जो करंट होगी, दैट करंट विल बी रिफर टू प्राइमरी साइड, और उस करंट को मैं क्या कह रहा हूं? I2 डैश दैट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ I2, और वो किससे मर्ज होगा बेटा? I1 से मर्ज होगा, I1 से मर्ज होगा। और यहीं पर अगर आप देखिए कि आप नो लोड कंडीशन में भी ये रिलेशन निकाल चुके हैं। क्या रिलेशन निकाला है आपने? कि IM एक्चुअली I0 इज इक्वल टू IM प्लस IE, एंड सिंस IM is much greater than IE, therefore I0 is approximately equal to IM। और नो लोड कंडीशन में आपने देखा कि नो लोड कंडीशन में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये φm के सेम फेज में ना होकर कुछ ऊपर उठता है। एक्चुअली दिस इज 70 to 75 डिग्री। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि दिस करंट इज माई IM, जहां पे ये इसका एक्साइटेशन एंगल होगा। बेटा दो चीज समझ में आई कि नहीं? कि I2 का रिवर्स I2 डैश कैसे हो गया, और ये एंगल जिसको मैं IM कह रहा हूं वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ IM is much greater than IE। एक्चुअली IM is 3 to 4 times larger than IE। तो IE को हमने रिड्यूस कर दिया इस एक्साइटेशन एंगल से, एंड दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 डिग्री। 70 to 75 डिग्री। ये एंगल मेरा φ2 होगा कि नहीं होगा? शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल मेरा φ2 होगा, है ना? तो देखिएगा इस करंट और इस करंट का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए बेटा? क्या कह रहा हूं मैं? I1
I1 दिस करंट I2 डैश और IM का अगर मैं फेजर सम खींचूं तो इसका फेजर सम कितना आएगा? पैरेललोग्राम लॉ को अगर मैं फॉलो करूं तो इसका फेजर सम बेटा ये वाला वेक्टर आएगा। इसी करंट को मैं I1 करंट बोलूंगा, इसी करंट को मैं क्या बोलूंगा बेटा? I1 करंट बोलूंगा। तो इस देखिएगा इसका और इसका फेजर सम फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट में आप डिस्कस कीजिएगा। ये करंट एक्चुअली इसका और इसका जो फेजर सम है, इसका और इसका जो फेजर सम है वही तो मेरा I1 के बराबर होगा। दैट करंट इज कॉल्ड माई यानी मैग्नेटाइजिंग करंट, और I2 डैश करंट जो कि रिवर्स है सेकेंडरी साइड करंट का, वो मेरा के I1 कंपोनेंट ही होगा। तो इसका और इसका फेजर सम ही मेरा प्राइमरी साइड का करंट होगा है ना। और इस करंट के सेम फेज में मेरा वाइंडिंग रेजिस्टेंस लॉस होगा। दैट इज I1 R1, दिस इज माई I1 R1। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? लीकेज लॉसेस होंगे बेटा मेरे। दिस इज माई I1 I1 X1, I1 X1। I1 R1 कहां होगा? इस करंट के सेम फेज में होगा, इस करंट के सेम फेज में होगा, है ना। और I1 X1 कहां होगा? इससे परपेंडिकुलर होगा, J टाइम्स परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री लीड कर जाएगा। तो अगर मैं इस वेक्टर को और इसके रिफरेंस को इनिशियल पॉइंट को मिला दूं, एग्जैक्ट सीधा नहीं आया, आप इसको सीधा मानिए, फेजर सम है, तो यही वेक्टर मेरा किसके बराबर होगा बेटा? V1 के बराबर होगा। यही वेक्टर मेरा क्या होगा? V1 के बराबर होगा। आई थिंक आप इस चीज को समझ चुके होंगे यार। दिस इज द फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एट लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड, एट लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड। क्या किया हमने? इसको रेफरेंस लिया, आप एक बार फिर समझिए। फाई एम, दिस इज माई रेफरेंस फेजर, दिस इज माई E1 कहां होगा? फाई एम से 90 डिग्री लैग करेगा या V1 से 180 डिग्री लैग करेगा। तो चूंकि अगर मैंने कोर लॉस वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रेजिस्टेंस को जीरो नहीं माना है तो इसको मैंने V1 डैश मान लिया है। तो V1 डैश E1 के जस्ट अपोजिट होगा, E1 के जस्ट अपोजिट होगा। आप देखिएगा कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज V2 है, सेकेंडरी साइड का करंट I2 है, इनके बीच का फेज डिफरेंस मेरा phi2 है। I2 को मैं रिफर कर रहा हूं प्राइमरी साइड से, तो ये इसके जस्ट अपोजिट होगा और क्या बन जाएगा? I2 डैश, जहां I2 डैश की वैल्यू कितनी है? K ऑफ I2। तो I2 डैश और मैग्नेटाइजिंग करंट जो कि एक्साइटेशन एंगल से कुछ ऊपर होगा, अपने एक्साइटेशन एंगल पर होगा। आइडियली इसको फाई एम के सेम फेज में होना चाहिए था, लेकिन इसका जो मान है वो एक्साइटेशन सम एंगल, बहुत स्मॉल एंगल से ऊपर होगा। इट इज फ्रॉम V1 से इसमें कितने डिग्री का लैग होगा बेटा? 75 डिग्री का लैग होगा। तो इन दोनों करंट का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा सप्लाई करंट होगा। इस सप्लाई करंट के सेम फेज में मेरा I1 R1 ड्रॉप होगा और इसका रिएक्टिव कंपोनेंट I1 X1 होगा। तो इस पूरे वेक्टर का जो सम होगा वो मेरे सप्लाई वोल्टेज V1 के बराबर होगा। ये आपने ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में ये मैथमेटिकल इक्वेशंस आपने निकाले भी हैं, है ना। E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2, है ना। फिर के टाइम से आपने डिवीजन किया था, याद है? तो आपको क्या मिला था? V2 डैश इज इक्वल टू E2 डैश प्लस J टाइम्स E2 डैश प्लस I2 डैश R2 डैश प्लस J ऑफ X2 डैश। इसी से तो आपने सारे पैरामीटर्स निकाले थे। V2 डैश इज इक्वल टू V2 बाई के, E2 डैश इज इक्वल टू E2 बाई के, I2 डैश इज इक्वल टू K ऑफ I2, R2 डैश इज इक्वल टू R2 बाई के स्क्वायर एंड X2 डैश इज इक्वल टू X2 बाई के स्क्वायर। तो ये सारे रिलेशनशिप इस फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड। और लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड मैं ये चाहता हूं कि आप लोग स्वयं कीजिए
और अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए फेजर डायग्राम स्वयं से बनाइए, सेल्फ मेड बनाइए, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, इस कॉन्सेप्ट से कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं या क्वेरी कर सकते हैं। तो दिस इज द फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। दिस इज द फेजर। नेक्स्ट क्लास में मैं लीडिंग पावर के फैक्टर के लिए भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है या जो भी मुझसे ज्ञान ले रहा है, वो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए स्वयं से इस फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आइडियल ट्रांसफार्मर, कोई चीज आइडियल तो होती नहीं बेटा, लेकिन आइडियलिटी से हमको एक उसका स्वभाव पता चल जाता है कि उसका नेचर कैसे होगा। जैसे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूंगा तो वाइंडिंग लॉस जरूर होगा, लीकेज जरूर होगा, कोर लॉस कंपोनेंट कुछ तो होगा ही, भले कि हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर का परिकल्पना करूं, इमेजिनेशन करूं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसकी आइडियलिटी झलके। वैसे कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है, लेकिन सपोज दैट अगर मेरा ट्रांसफार्मर आइडियल हो तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो आप कहते हो कि भाई वाइंडिंग लॉस 0, लॉस कंपोनेंट 0, है ना, और उसमें आइडियलिटी कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो जरा हम उन पैरामीटर्स को देखें कि उन पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू प्राइमरी साइड अगर मैं आपको देखूं, तो आप अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी बना सकते हो। वो कि कैसा होगा देखिएगा, दिस इज माई प्राइमरी साइड, दिस इज माई शंट ब्रांच विच रिप्रेजेंट द कोर लॉस कंपोनेंट। आगे चल के हम टेस्टिंग में देखेंगे इस सब चीजों को। दिस इज माई सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस, सेकेंडरी साइड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, this is my load, this is my practical transformer, R1, this is my supply voltage V1, JX2, JX1 sorry, RI, JXM, I0, IE, IM, this is my I2 dash, this is my JX2 dash, R2 dash, and this load voltage is given by V2 dash। तो ये तो मेरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, दिस इज माय प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो क्या होगा, उसमें वाइंडिंग लॉस नहीं होना चाहिए। किसी भी सिस्टम में अगर लॉस हो रहा है तो क्या वो आइडियल होगा, क्या नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई लॉस कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या निकल के आया बेटा, इन आइडियल ट्रांसफार्मर फर्स्ट थिंग हमारा क्या होना चाहिए, there is no any losses, there is no any losses। यानी मैं क्या कह रहा हूं, देखेगा इस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को, देखेगा वाइंडिंग लॉस मेरा 0 होना चाहिए। उसी तरह सेकेंडरी साइड का भी वाइंडिंग लॉस मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी ये लॉसेस नहीं होने चाहिए, है ना। देखिएगा, यानी कि R1 विल बी 0 एंड R2 डैश दैट इज, आप जानते हैं R2 बाई के स्क्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी वाइंडिंग लॉस मेरा नहीं होना चाहिए, निग्लिजिबल होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए R1 की जो वैल्यू होगी 0 होगी, R2 डैश यानी सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस कंपोनेंट की भी वैल्यू मेरी कितनी होगी बेटा, 0 होगी, है ना। दूसरी बात क्या आनी चाहिए बेटा, क्या लीकेज होना चाहिए क्या ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में लीकेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ट्रांसफार्मर में लीकेज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, देयर इज नो एनी लीकेज यानी
प्राइमरी साइड में भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी साइड में भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। यानी कि मुझे मिला क्या, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 या x2 डैश कह सकते हैं आप। देखिए देयर इज नो एनी लॉसेज। थोड़ा यहां देखिएगा लॉसेस कौन कौन से हैं। जनरली किसी ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग लॉस होता है, कोर लॉस होता है। तो वाइंडिंग लॉस के लिए R1 R2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और कोर लॉस क्या हुआ बेटा, कोर लॉस मेरा PI इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन RI। और लॉसेस 0 मींस PI की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 0 होनी चाहिए। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो कोर लॉस का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। कोर लॉस का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कोर लॉस मेरा 0, किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए लॉसेस 0 होना चाहिए। लॉसेस बेसिकली मेरा वाइंडिंग लॉस, कोर, आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रे लॉस क्या होता है बेटा, उसका विंडेज और फ्रिक्शन लॉस तो होगा नहीं। तो जनरली किसी ट्रांसफार्मर में शंट ब्रांच पैरामीटर के कारण लॉसेस, कोर के कारण लॉसेस और वाइंडिंग के कारण लॉसेस होते हैं। वाइंडिंग के कारण जो लॉसेस होगा उसके लिए R1 R2 की वैल्यू 0 होगी फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। कोर लॉस कंपोनेंट मेरा PI की वैल्यू 0 होगी, यानी कि जो कोर लॉस का जो रेजिस्टेंस है RI की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। यानी इक्विवेलेंट सर्किट में जो मैं RI को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इक्विवेलेंट सर्किट में जो मैं RI को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या होना चाहिए बेटा, वो मेरा ओपन सर्किट कंडीशन में होना चाहिए। वो मेरा कैसा होना चाहिए, ओपन सर्किट कंडीशन में होना। दिस इज माई OC। हाँ, RI की वैल्यू कितनी होगी, RI की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, देयर इज नो एनी लीकेज। नो एनी लीकेज मतलब x1 और x2 डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। यानी ये कंपोनेंट भी नेग्लेक्ट कर दूंगा मैं, ये कंपोनेंट भी नेग्लेक्ट कर दूंगा मैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। तो बचा क्या, तो बचा क्या देखिएगा। अब मेरे ट्रांसफार्मर में अगर मैं अब ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर ये दो कंडीशंस में हटा दूं तो अब ट्रांसफार्मर मेरा कुछ ऐसा ही बन गया बेटा। दिस इज माई सेकेंडरी साइड, दिस इज माई V1, दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2 डैश और दिस इज माई JXM, दिस इज माई JXM, है ना। दिस इज माई मैग्नेटाइजिंग reactance, magnetizing reactance, and this current is my IM and this current is my I1. थर्ड कंडीशन देखिएगा, थर्ड कंडीशन को जरा समझिएगा। थर्ड कंडीशन कहता है कि IM is equal to 0, IM is equal to 0 but phi-m does not equal to 0। ये कैसे पॉसिबल है ना। तो चूंकि ये मेरा इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है, क्या कह रहा हूं मैं, IM इज इक्वल टू 0। कोर को एक्साइट करने के हम एक्साइट ही ना कराएं, कोर को हम एक्साइट ही ना कराएं लेकिन फ्लक्स क्रिएट हो जाए, है ना। कोर को हम एक्साइट ही नहीं करा रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट उसको दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन फ्लक्स मेरा क्रिएट हो जा रहा है। तो ये मेरा इमेजिनेशन, आइडियल के लिए तो यही होना चाहिए बेटा। आइडियलिटी तो यही है कि मैग्नेटाइजिंग करंट मेरा 0 हो जाए, मैग्नेटाइजिंग करंट मेरा 0 हो जाए। कोर को एक्साइट कराने के लिए मैं 0 करंट दे रहा हूं, फिर भी कोर में फ्लक्स क्रिएट हो जाए, है ना। तो दिस इज माई आइडियल केस, दिस इज माई इमेजिनरी थिंग्स। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये तो होना चाहिए। तो ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कि मैग्नेटाइजिंग करंट मेरा 0 होगा लेकिन फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जब फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा तो जरा आप देखिएगा कि IM मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज V1 अपॉन JXM। मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कितनी है, V1 अपॉन JXM। तो ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा, देखिएगा ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज XM इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट के बराबर होगी। तो क्या मैं इस कंपोनेंट को भी रिड्यूस करा सकता हूं, इस कंपोनेंट को भी रिड्यूस करा सकता हूं। दिस कंपोनेंट इज आल्सो रिड्यूसेस, दिस कंपोनेंट इज आल्सो रिड्यूसेस। अब मेरा ट्रांसफार्मर कैसा बन जाएगा बेटा, अब मेरा ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा बन जाएगा जहां पे ये करंट I1 है
और ये करंट I2 डैश है ना, करंट आई और करंट चली गई, है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग और देखिएगा कि फाई एम डज नॉट इक्वल टू 0, तो फाई एम की वैल्यू एक्चुअली कितना होता है, फाई एम की वैल्यू कितना होता है, दिस इज एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। अगर आप ट्रांसफार्मर को रिफर टू प्राइमरी साइड किए हैं तो इस एमएमएफ या एम्पियर टर्न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा मुझे बताओ तो। दिस इज इक्वल टू आई N1 IM अपॉन रिलक्टेंस, दिस इज इक्वल टू N1 IM अपॉन रिलक्टेंस। या आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि जो फाई एम की जो वैल्यू है वो N1 IM अपॉन रिलक्टेंस है, या मैं कह सकता हूं कि जो रिलक्टेंस होगा वो N1 IM अपॉन फाई एम के बराबर हो, है ना, और N1 IM अपॉन फाई एम के बराबर होगा। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आपने असम्पशंस 3 क्या माना है, असम्पशन 3 आपने माना है कि IM इज इक्वल टू 0, मैग्नेटाइजिंग करंट कितना है बेटा मेरा, 0 है, तो रिलक्टेंस कितना होना चाहिए किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, जो रिलक्टेंस की वैल्यू है वो कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, बिकॉज इफ IM इज इक्वल टू 0 देयरफॉर आर रिलक्टेंस विल बी 0, रिलक्टेंस विल बी 0। अच्छा, एक बात और समझिएगा, आप जानते हैं कि रिलक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, रिलक्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, एंड फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर R is equal to 0, which implies mu R is equal to infinite, mu R is equal to infinite। यानी किसी ट्रांसफार्मर के लिए जो हम कोर लेंगे उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, इनफाइनाइट होनी चाहिए, है ना। तो दीज आर सम बेसिक नेसेसरी कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एन आइडियल ट्रांसफार्मर, और ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती बेटा, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन एक हमारा असम्पशंस बनता है कि रिलेटिव परमिबिलिटी शुड बी वेरी हाई, रिलक्टेंस शुड बी मिनिमाइज, रिलक्टेंस किसी कोर मटेरियल का कम से कम होना चाहिए। सो व्हाई वी टेकन सिलिकॉन स्टील और CRGO स्टील, है ना। उसी तरह बेटा मेरा लीकेज नहीं होना चाहिए, लेकिन लीकेज प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कम से कम होगा। अच्छा, जरा एक बात बताइएगा कि अगर रिलक्टेंस किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए 0 है तो उसका परमियंस कितना होगा, परमियंस इज व्हाट, परमियंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, यानी कि जो परमियंस की वैल्यू होगी, परमियंस दैट शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना, दैट शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर for an ideal ट्रांसफार्मर क्या क्या चीजें मिला बेटा मुझे, R1 इज इक्वल टू 0, R2 इज इक्वल टू 0, है ना। इन शॉर्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन, X1 इज इक्वल टू 0, X2 इज इक्वल टू 0, देन Ri is equal to infinite, XM is equal to infinite। नेक्स्ट वन, आपने देखा कि IM is equal to 0 but phi m does not equal to 0, है ना। नेक्स्ट वन, उससे आपको क्या मिला बेटा, जो रिलक्टेंस होगा, रिलक्टेंस इज इक्वल टू 0, रिलक्टेंस इज इक्वल टू 0 एंड परमियंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना, परमियंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, म्यू आर शुड बी इनफाइनाइट, म्यू आर शुड बी
इनफाइनाइट। बाकी नेक्स्ट लेक्चर।